कल हमने डोमेन का समझा था, लेकिन आज उसकी थोड़ी सी मज़ीद डिटेल जो है उसको हम देखेंगे चीज़ों को, कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेबसाइट के लिए क्या कुछ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें मिल के वेबसाइट बनती है और वेबसाइट में क्या कुछ होता है। वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, डोमेन का नेम, वेब होस्टिंग, CMS सिस्टम, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की जो टाइप्स होती हैं, वेबसाइट की सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, SEO, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज देखेंगे। सबसे पहले आया था कि वेबसाइट कोई भी, जैसे google.com, draz.pk, कोई भी एक वेबसाइट जो होती है जो ऑनलाइन आपका बिज़नेस या आपकी सर्विसेज या आपके बारे में कोई भी आप चीज़ जो बना रहे हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। और वेबसाइट के अंदर आपका टेक्स्ट आ जाता है, इमेजेस आ जाती हैं, वीडियोस, फॉर्म्स, बटन्स और प्रोडक्ट्स और ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से होती है कि अगर आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर के लिए आपको एक फ़िज़िकल एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। एड्रेस के बगैर कोई घर नहीं होता, ठीक है। तो वो एड्रेस जो होता है वो उसकी डोमेन होती है, उसका नाम जो होता है, ठीक है। तो वेबसाइट का भी एक एड्रेस होता है। उस तरह से अगर आप एड्रेस किसी को बताते हैं कि 3.687 पॉइंट फलाना, इस तरह किसी को कोई समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए एक नाम जो है वो उसको दिया जाता है, ठीक है। उसके बैकएंड पे कोडिंग वो आपके उसी तरह से IP एड्रेस चल रहा होता है, लेकिन आपने हमेशा एक प्रॉपर एड्रेस जो होता है, जैसे एक नाम है amazon.com है, draz.pk है, इस तरह से आप एक डोमेन का नाम रखते हैं। उसके बाद जब आप एक एड्रेस बताते हैं किसी को भी, उसके बाद जो घर आपने बनाना है वो उसके लिए लाजमी बात है आपको एक लैंड चाहिए, जगह चाहिए। जगह के बगैर घर हवा में तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो जगह जो चाहिए आपको वो आएगी आपकी होस्टिंग, ठीक है। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे उसके ऊपर आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, होस्टिंग के बगैर वेबसाइट नहीं होती। फिर उसके ऊपर जैसे आप घर में फर्नीचर रखते हैं ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर कंटेंट आ जाता है, ठीक है। और घर बनाने के लिए आपको एक बिल्डर चाहिए होता है, और इस तरह ही आपको वेबसाइट बनाने के लिए एक CMS सिस्टम चाहिए होता है जिस पे आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और जैसे घर में अगर कोई आता है तो वो विजिटर है और जो वेबसाइट पे आएगा वो यूज़र होता है। और घर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उसके लिए आपको इंटरनेट लाजमी चाहिए, उसके बगैर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। CMS का भी मैं आपको पूरा सारा चीज़ बारी बारी आगे आएगी अभी इसमें। फिर इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ये है कि 24 घंटे आपकी वेबसाइट चल रही है। कोई भी बिज़नेस है, चाहे फिज़िकल है, चाहे सर्विसेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, वो आपका एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उसके बाद आप वो ऑफ हो जाता है, या अगर उस पर कस्टमर सपोर्ट है तो वो भी एक हद तक आप उनसे बात कर सकते हैं 5 बजे तक, 7 बजे तक, उसके बाद वो ऑफ हो जाता है। लेकिन वेबसाइट 24 घंटे आपकी ओपन है। कोई भी अगर आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, आपके कॉन्टैक्ट्स लेना चाहता है, या कोई आपकी देखना चाह रहा है कि आपने किस तरह का काम पहले किया है या आप क्या सर्विसेज देते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो आप वहाँ पे अपना सारा पोर्टफोलियो वगैरह बना देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अबाउट अस में, कॉन्टैक्ट अस की सारी डिटेल उसमें डालते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और ब्रांड अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे शो करते हैं। फिर इसमें आपकी अगर वेबसाइट होती है तो आपकी SEO एक बेहतर अंदाज में हो सकती है और आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लीड जनरेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और कस्टमर सपोर्ट के लिए भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि पोर्टफोलियो, वो भी आप इस पर शेयर करते हैं अपना, ठीक है। जो आपने अब से पहले काम किए हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें दिखाते हैं और अपने बारे में बताते हैं, आप क्या सर्विसेज देते हैं, क्या काम है आपके, वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद आ जाता है आपका कि आप इसमें ऑनलाइन बुकिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कोई ऑनलाइन टिकटिंग का काम है तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, या अगर मिसाल है कोई इंस्टीट्यूट है, कोई चीज़, अगर वो कोई कोर्स है, कोई चीज़ है, तो उसकी आप ऑनलाइन उसकी ले सकते हैं उसको, ठीक है। और मार्केटिंग भी आप इसमें ऑटोमेशन तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती बारी कि अगर हम देखें कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट के जो यूज़र्स हैं वो 5.5 बिलियन हैं, ठीक है। तो उसमें से 70% जो लोग हैं वो जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं। और रिसर्च लाजमी बात है, किसी वेबसाइट के ऊपर ही होगी,
अगर आपकी वेबसाइट होगी, आपका कोई डाटा ऑनलाइन पड़ा होगा, तभी लोग देख के उसके बारे में फ़ैसला कर सकेंगे। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि वेबसाइट जो है वो किन कंपोनेंट्स से मिलके बनती है। सबसे पहले आपकी डोमेन आ जाती है। डोमेन जो है वो वेबसाइट का नाम है, स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। वो इस तरह से बनेगा कि उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपका वेबसाइट का नाम आ जाता है, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन आ जाती है जैसे .com .pk वगैरह। तो जो नाम है आपका वो कहलाता है टॉप लेवल डोमेन TLD, और जो आपका .com .pk .store कुछ भी होगा वो आपका कहलाएगा SLD, सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये दो पार्ट मिलके एक डोमेन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, डोमेन का जो नेम है TLD। हाँ जी, और जो लास्ट वाला होता है .com .pk वो SLD होता है, सेकंड लेवल डोमेन। फिर आ जाती है जी कि डोमेन की क्या टाइप्स हैं। जेनेरिक डोमेन्स जो हैं, आपकी बातें नहीं ख़त्म होनी, पूरा कोर्स ख़त्म हो जाना है। आप इधर बैठे मेरे पास, आगे आ जाए, आ जाएँ, आ जाएँ, आगे आ जाएँ, आप इधर आ जाएँ। अच्छा जी, जेनेरिक डोमेन्स में आ जाती हैं .com .net .org .info .biz, ठीक है। उसके बाद कंट्री वाइज डोमेन्स आ जाती हैं .pk .uk .us .ca .ae, इस तरह करके डिफरेंट डोमेन्स आपके पास इसमें आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आ जाती हैं स्पेशल डोमेन, जिसके अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए अगर होगी तो वो .edu हो जाएगी, .gov, ये गवर्नमेंट की जितने आपके आ जाते हैं उसके लिए होती हैं। तो ये आपकी डोमेन्स जो हैं वो चल रही होती हैं, जो नाम आप बाय करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका कि डोमेन बाय करने के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आप नाम को सिलेक्ट करते हैं। नाम हमेशा छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी टू स्पेल होना चाहिए। अक्सर लोगों के नाम इस तरह के होते हैं, उनसे खुद नहीं बोले जा रहे होते कि वो हमने नाम क्या ले लिया हुआ है, और वो बता रहे हैं, अगला बंदा पूछ रहा है कि स्पेलिंग क्या है, वो यानी नाम ही अजीब से रखे हुए हैं। तो आप इस तरह का नाम रखें जो अगले को याद रह जाए और अगले के दिमाग में नक्श हो जाए, ठीक है। और उसके बाद कि वो आप उसको कल को ब्रांड बना सकें, कहीं पे रिप्रेजेंट कर सकें, तो वो नाम ऐसा हो जो कि इस काबिल हो, ठीक है। उसके अंदर नंबर्स ना हो, ठीक है, हाइफन्स वगैरह आपने यूज़ नहीं करने अपने नाम इसके अंदर, ठीक है। और कोशिश करें कि रेलिवेंट कीवर्ड होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर मिसाल आप परफ्यूम का कर रहे हैं तो परफ्यूम के ब्रांड में आप सेंट्स का या आपका परफ्यूम का या अरोमा का, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप फिटनेस का कोई ब्रांड बना रहे हैं, या अगर आप कोई जिम से रिलेटेड है तो आप फिटनेस आप अगर लिख रहे हैं तो वो फ़ौरन से समझ आ जाएगी ये किस चीज़ का है, ठीक है। अगर हमने बनाया learnseo.com तो समझ आ रही है ये क्या कर रहे हैं हम। टेक मार्ट है, फ़ौरन समझ आ रही है कि गैजेट्स बेच रहे हैं आपके टेक के मतलब। अगर आप ई कॉमर्स अकेडमी है तो आपको समझ आ गई कि ये ई कॉमर्स पढ़ा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती हैं कि बैड डोमेन एग्जांपल्स, कि मिसाल के तौर पे आपने नाम रखा हुआ है बेस्ट, फिर आपने स्लैश दे के ऑनलाइन स्लैश शॉपिंग स्लैश स्टोर स्लैश 2026.com। अब ऐसा नाम अगर होगा तो क्या आप किसी को बता सकते हैं, या अगले को समझ आएगी या याद रह सकता है, ठीक है। या अगर आपने नाम रखा है ABC123shop.net, ठीक है, या आपने उसमें हैशटैग डाला हुआ है, कोई इस तरह के उल्टे सीधी आपने उसमें चीज़ें करके लगाया हुआ है, तो वो किसी को भी आप ना बता सकते हैं, ना ही वो कोई प्रोफेशनल वे है। तो आपने हमेशा जब भी नाम रखना है आसान हो, शॉर्ट नेम हो, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें प्रोसेस जो आता है, सबसे पहले कि आपने नाम सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। थर्ड स्टेप पे आप डोमेन को बाय करते हैं। फोर्थ स्टेप पे आप उसको ईमेल से अपनी वेरीफाई कर लेते हैं कि आपको ईमेल आएगी और उसका सारे रिकॉर्ड्स आपके पास आ चुके हैं। उसके बाद आप उसका जो DNS है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम आगे देखते हैं कि DNS और जो CMS है ये सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा जी, पॉपुलर जो डोमेन की रजिस्ट्रेशन कंपनीज हैं GoDaddy.com, नेमचीप, होस्टिंगर.com, hostinger.pk, क्लाउडफ्लेयर और domain.pk, thehoster.pk, और इसके अलावा भी बेशुमार है जहाँ से आपको नाम
की प्राइस बेहतर लगती है और आपको उनका लग रहा है कि सर्विस आसान है, बेहतर है, आप वो वहाँ से बाय कर लें। ये आप लोगों ने कल इसमें ट्राई किया है सबने? मुझे लगता है कि यही नहीं किया। चलें आज इसको आप करें, ताकि जो है ना आप लोग नाम फाइंड करें। namelix.com से मैंने आपको बताया था कल, आप जाके नाम फाइंड करें या चैट जीपीटी से उससे आप पूछें, जो भी कैटेगरी आप करना चाह रहे हैं वहाँ से आप उसके नाम सेलेक्ट करके, इनमें से मैंने कल पूरा एक तरीकाकार बता दिया था किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं डोमेन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है कि डोमेन की प्राइसिंग। ये डिपेंड करती है, सबसे पहली चीज़ जो आती है उसकी एक्सटेंशन के ऊपर, जो हमारा उसमें आता है SLD। ठीक है, तो जैसे आप .com है, .pk है, .net है, इनमें हर चीज़ में फ़र्क आता जाएगा। अगर आप .store या .online या .shop की डोमेन लेंगे तो वो आपको सस्ती मिल जाएगी, .pk.com की लेंगे वो महंगी मिलेगी। फिर इसके बाद इसमें प्रीमियम डोमेन्स आ जाती हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नज़र आती हैं, 10 लाख 50 लाख करोड़ रुपए की, इससे भी ऊपर आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको मुख्तलिफ डोमेन्स नज़र आएंगी इसके अंदर। फिर इसमें आ जाती है कि रिन्यूअल फ़ीस होती है इनकी। मुख्तलिफ डोमेन्स आपको वो वक्ती तौर पे देखने को मिलेगा कि आपको वो सस्ती देंगे, लेकिन साल के बाद जब रिन्यूअल आएगी तो रिन्यूअल फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे .store की आप लेते हैं तो वो 350 रुपये की आपको डोमेन मिल जाती है, लेकिन साल के बाद वो तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये की आपको उसकी रिन्यूअल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लेते हैं .pk की, वो 4200 की 2 साल की फ़ीस है उसकी, और 2 साल के बाद फिर आपने 4200 ही पे करने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, हर 2 साल के बाद उसकी वही फ़ीस रहेगी। वो ये हो जाता है कि जैसे पिछले साल उनकी वैसे फ़ीस थी 3600 2 ईयर की, अब उन्होंने बढ़ा के 4200 की है, तो वो सबके लिए हो गई है। ठीक है, अगर आप न्यू बाई करेंगे तब भी, अगर आपने रिन्यू करवानी है तब भी। ठीक है, तो ये इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। फिर आ जाता है हमारा DNS के DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक हो गया, ये बेसिकली आपके IP एड्रेस को आपका जो नाम है वेबसाइट का, डोमेन का जो नेम है उसमें कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद ये किस तरह से वर्क करेगा अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है amazon.pk, आप ब्राउज़र को कहते हैं कि इसका DNS जो है ये है, उसको वो लेके जाता है सर्वर के पास और वहाँ से उसको कन्वर्ट करके आपको वेबसाइट वो ओपन कर देता है। यानी बेसिकली पीछे जो IP एड्रेस है ना वो चल रहा होता है। जैसे अगर हमारी वेबसाइट जो है, गूगल को आपकी वेबसाइट इस तरह से नज़र नहीं आती, वो उसको दूसरे अंदाज में देख रहा है अपना, और वो उसके ऊपर क्रॉलिंग करता है और चेक करता है कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, या वो ठीक काम कर रही है, आपस में कनेक्ट हैं चीज़ें सारी। तो वो कोडिंग के उसके जो है फ्रेम में देख रहा होता है, इसमें नहीं देख रहा होता जिस तरह हमने उसको लगाया होता है। फिर DNS रिकॉर्ड्स जो होते हैं, मैंने कल भी बताया था कि जब आप डोमेन बाय कर लेते हैं उसको आप अपने CMS सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपने वेबसाइट बनाई होती है ना उसके साथ आप कनेक्ट करते हैं। मिसाल आपने शॉपिफाई पे बनाई है या वर्डप्रेस पे बनाई है, तो वर्डप्रेस के ऊपर और GoDaddy के ऊपर दोनों जगह पे DNS रिकॉर्ड्स सेम होंगे तब वो कनेक्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसमें जो रिकॉर्ड्स सेम होने चाहिए उसमें A रिकॉर्ड, फिर उसके बाद C नेम ज़्यादातर होता है, ये TXT रिकॉर्ड और नेम सर्वर, इनकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें होता है कि ये आपकी मैच होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि आपने डोमेन जो नेम है वो बाय कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग जो है वो प्लेस है जहाँ पे आपने अपनी फाइल्स, अपनी इमेजेस, वीडियोस, सारा डाटा जो है वो डालना है। होस्टिंग के बगैर कोई वेबसाइट नहीं होती। अच्छा जी, और ये वही मिसाल है कि अगर आप घर बना रहे हैं तो आपके पास जगह होगी तभी आप घर बनाएंगे, हवा में घर नहीं बनता। और ये इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टोर की जा सकती हैं, आपकी HTML फाइल्स, CSS, जावास्क्रिप्ट,
वीडियोस, इमेजेस, वर्डप्रेस की फाइल्स, डेटाबेस, ईमेल्स, ये सारा डाटा आपका इसके ऊपर स्टोर होगा। होस्टिंग कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है, इसमें आपकी मुख्तलिफ होस्टिंग्स आती हैं। शेयर्ड बेस होस्टिंग होती है कि मिसाल है हमने एक होस्टिंग बाय कर ली, हम 5 लोगों ने 10 लोगों ने मिलके, अब हम 10 लोग अपनी वेबसाइट को उस होस्टिंग के ऊपर डाल दें। अब आप अगर इसको इस तरह समझें कि एक बंदे ने अलग से होस्टिंग ली है और 10 लोग एक वेबसाइट के होस्टिंग लेके बैठे हुए हैं, तो लाजमी बात है 10 लोग जब बैठेंगे तो वेबसाइट की जो स्पीड है वो डाउन होगी, लोड उसके ऊपर पड़ेगा। जब आप मोबाइल में डाटा एक्स्ट्रा डाल देते हैं तो मोबाइल स्टक होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है, अगर आप इस पर डाटा ज़्यादा डालेंगे तो ये फिर बैठ जाएगी। तो इसके बाद VPS होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग आ जाती है, क्लाउड होस्टिंग और मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग ये है कि वर्डप्रेस की अपनी होस्टिंग भी आती है, ठीक है। अब हम इनको ज़रा स्टेप्स में देख लेते हैं। शेयर्ड होस्टिंग जो है वो बेसिकली आपकी बेहतर रहती है जब आप लेके इसको इस तरह से चल रहे हैं कि कोई अगर स्टूडेंट्स हैं या अगर आप बिगिनर हैं और आप अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट्स बना रहे हैं ना, तो उसके लिए तो बेहतर है ही, ठीक है, कि आपकी 1 पेज की वेबसाइट है, आपने सिर्फ अपनी सर्विसेज के बारे में उसमें बताया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाके किसी ने कुछ बाय नहीं करना, ठीक है। लेकिन अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो फिर आपको ये शेयर्ड होस्टिंग, अक्सर लोग कहते हैं कि आप चला लें कुछ नहीं होता, लेकिन सीधी बात है कि बहुत कुछ होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। वो लॉस आप या इधर दे दें पैसे इनको, आप अपना क्लाइंट ख़राब करते जाएं, आपका ऑर्डर महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा, या तो वो बर्दाश्त कर लें या होस्टिंग एक दफ़ा अच्छी लेके और अपना बिज़नेस ठीक कर लें। ये आपके ऊपर है, जैसे मर्ज़ी आप उसको लेके चल सकते हैं। इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास होते हैं, उसी के अंदर ही आपने रह के काम करना होता है। अब मिसाल यानी ये इस तरह ही बात है, अब हम अगर इस तरह एक क्लास में बैठे हुए हैं, अब अगर इधर 50 लोग हैं तो आपके पास जितनी जगह आप इससे आगे पीछे नहीं जा सकते। अब अगर यहाँ पे 4 टेबलें लगी हो या एक सिंगल टेबल लगी हो तो आपके पास बहुत बड़ी स्पेस है, आप जिस तरह मर्जी उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप VPS होस्टिंग पर जाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, तो इसकी स्पीड बेहतर होती है, इसमें कंट्रोल आपके पास काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं और इसमें आप मीडियम लेवल की जो वेबसाइट है वो आप लेके चल सकते हैं। फिर आ जाती है आपकी डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें जो पूरा सर्वर है वो आपके पास होता है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये बड़ी कंपनियों के लिए यूज़ की जाती है। नॉर्मली लोग अपने बिज़नेस के लिए इसको नहीं कर रहे होते, ये महंगा हो जाता है काम काफ़ी ज़्यादा। तो उसका फिर हाल मैं बताऊँगा कि क्या करना है हमने। फिर आ जाती है हमारे पास क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। ये आप देखते हैं कि आप जितना भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो वो सारा क्लाउड बेस्ड है, ठीक है, और डाटा वो सारा क्लाउड बेस्ड है। उसके अंदर ये आप स्केलेबल है आसानी के साथ, ठीक है, और इसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना बेहतर रह जाती हैं बनिस्बतन कि आप दूसरे जो होस्टिंग है उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। फिर उसके बाद आपके पास वर्डप्रेस की अपनी होस्टिंग जो आती है, उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अपडेट्स जो आती हैं वो ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बैकअप इसमें आपको मिल जाता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं उसको। तो ये इसका होस्टिंग का सारा तरीकाकार है, ठीक है। अब होस्टिंग के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपकी स्टोरेज आ जाती है, बैंडविड्थ आ जाती है, SSL सर्टिफिकेट आ जाता है, वो आपको डोमेन में नहीं मिलता, वो आपको होस्टिंग में मिलता है। उसके बाद ईमेल अकाउंट आ जाते हैं आपके, बैकअप मिल जाता है इसके अंदर, कंट्रोल पैनल जिसे C पैनल कहा जाता है उसकी एक्सेस मिल जाती है। उसके बाद आपको डेटाबेस जो होता है आपका वो आपको इसमें मिलता है और आपको सपोर्ट मिलती है और अप टाइम मिलता है। अब इसमें बैंडविड्थ क्या होता है, यानी ये आपके जो विजिटर्स हैं उसका और आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो कह लें कि डाटा ट्रांसफ़र होता है उसको कहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टोरेज आ जाती है, इसके अंदर आप की जो इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स, डेटाबेस और ईमेल्स आ जाती हैं। स्टोरेज के अंदर आपको ये चीज़ें अलाउ होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। फिर आपका आ जाता है SSL सर्टिफिकेट, जिसका मैं कल कह रहा था, ये सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, ये इसको हम कहते हैं
कि ये किस तरह से वर्क करेगी। आपने अक्सर वेबसाइट के साथ देखा होगा HTTPS लिखा होगा, कुछ के साथ HTTP लिखा होता है। जिसके साथ HTTP लिखा हुआ है वो सिक्योर्ड नहीं है, जिसके साथ HTTPS लिखा हुआ है वो सिक्योर्ड वेबसाइट है। जैसे ये दराज आपने ओपन किया या कोई भी वेबसाइट, इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने HTTPS लिखा हुआ है, ठीक है। अक्सर यहाँ पे लॉक भी लगा होगा, उसको पैड लॉक कहते हैं। हुँ? उसके बाद आ जाता है आपका सी। जी मैं बताता हूँ आपको क्या बाय करना है और क्या नहीं करना है। अभी आप ये चीज़ों को बेसिक समझें, उसके बाद अगले स्टेप पे हम जाएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका सी पैनल। सी पैनल बेसिकली होता है जिसके ऊपर आप रहते हुए अपना इसका जो होस्टिंग का यानी कह लें कि पैनल है ना, आपको वो मिल जाता है, एक्सेस मिल जाती है, जिसके ऊपर आप अपनी होस्टिंग को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आप ईमेल क्रिएट कर सकते हैं, अपना वर्डप्रेस जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं फाइल्स को, बैकअप जो है अपनी वेबसाइट का वो ले सकते हैं और डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो हैं वो बेशुमार हैं, आप किसी से भी होस्टिंग बाय कर सकते हैं। होस्टिंगर वाले भी देते हैं, साइट ग्राउंड, ब्लू होस्ट, क्लाउडवेज, A2 होस्टिंग, ड्रीम होस्ट, इनमें से किसी से भी आप होस्टिंग बाय करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकल बहुत सारे लोग होस्टिंग की सर्विस देते हैं, वो आपको काफ़ी सस्ती मिल जाती है। उसमें भी डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। जी ये वर्डप्रेस की ही चल रही है। होस्टिंग आपको हर वेबसाइट के लिए चाहिए होती है। शॉपिफाई की होस्टिंग जो है वो आपको अलग से बाय नहीं करनी पड़ती, वो कहता है कि वो आप सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दें, आप सिर्फ काम पे तवज्जो दें, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आपने सिर्फ नाम लेना है अपने बिज़नेस का और आपने काम शुरू कर देना है, ठीक है। वो कहता है बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी, बैकअप, ये वो सब कुछ मैं खुद से मैनेज करूँगा। आपकी वेबसाइट को कुछ नहीं होता, आप सिर्फ तवज्जो काम पे करें, बाकी मेरे पे छोड़ें। यहाँ पे सब कुछ आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा, होस्टिंग लेनी पड़ेगी, हर चीज़ को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। उसके बावजूद अक्सर जो है ना कभी वेबसाइट उड़ जाती है। देखें ये चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको वेब उस पर वर्डप्रेस पे बना लें, शॉपिफाई पे बना लें, ठीक है। वो आगे जाके हम देखेंगे। अभी हमारा काम है कि हम पहले वेबसाइट का एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कल को कोई बंदा आपको पूछ लेता है, आपसे बात कर रहा है, तो आपके यार होस्टिंग तो हमें पता ही नहीं है, होस्टिंग भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, वो आपको जब पता होंगी तभी आप किसी को गाइड कर सकते हैं या उसके ऊपर आप कोई बात कर सकते हैं। या अगर आपको वो कहता है जी मैंने होस्टिंग बाय की हुई है तो आप मेरी वेबसाइट बना दें, तो आपके यार होस्टिंग का तो हमें पता ही नहीं, हमने तो सुनी नहीं कभी, हम वेबसाइट बना लेते हैं। आप domain.pk पे जाते हैं ना, ये देखें ज़रा, तो ये देखें नीचे आपको वो होस्टिंग बता रहे हैं कि अगर आप डोमेन नेम लेना चाह रहे हैं तो वो आपको देखिए। अब ये थोड़ा सा ना हर जगह पे आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह वो आप GoDaddy पे गए तो वहाँ पे आपको डोमेन 1 रुपये की नज़र आती है, यहाँ पे वो बता रहे हैं 2100 रुपये की, लेकिन ये पर ईयर है, लेकिन पर ईयर आपको 1 ईयर की मिलती ही नहीं है। .pk की डोमेन आपको 2 ईयर की मिलती है मिनिमम। ये अब आपको बता रहे हैं 250 रुपये की आपको वेब होस्टिंग मिल जाएगी। पहली बात कि आपको जब भी होस्टिंग लेंगे आपको वो कोई भी मंथली पैसे नहीं होते, इसके आपने ईयरली देने होते हैं, वो एडवांस होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये 250 वाली भी ले लें या आप 600 वाली ले लें, इनका हाल एक ही है, ठीक है। यानी वो मरी हुई स्पीड है, आप अपने तजर्बात कर सकते हैं। हम ये सारे पंगे करके छोड़ चुके हैं कि ये नहीं काम करती, ख़ास तौर पे ई-कॉमर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं काम करती। दूसरी वेबसाइट्स के लिए ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए 2-4 पेजों की आपने वेबसाइट बनानी है उसके लिए ठीक है, आप बना दें।
लेकिन अगर आपने इसको ई कॉमर्स लेके चलना है तो एज ए ई कॉमर्स ये आपके लिए किसी सूरत जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। फिर भी अगर किसी ने करना हो तजर्बा तो आप कर सकते हैं। ये इसमें डिफरेंट इनके और मज़ीद पैकेजेस भी जी। डॉट पी के जो है वो डोमेन की बात हो रही है, डोमेन अलग चीज़ है, होस्टिंग अलग चीज़ है। इसीलिए मैंने आज ये तफसील में बतानी शुरू की चीज़ें कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें पता हों आपको कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। डोमेन अलग चीज़ है, होस्टिंग अलग चीज़ है। आपने डोमेन ले ली, इसीलिए तो घर की मिसाल दी है कि आपने घर का जो एड्रेस है वो आपका डोमेन है। जो जगह आपने ख़रीदनी है या लेनी है जहाँ मकान बनाना है उसको आप होस्टिंग कहते हैं। अगर आपके पास जगह ही नहीं होगी तो आप मकान आप कहाँ बनाएंगे? ठीक है, तो ये सारा तरीकाकार है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इसीलिए वीडियोस का मकसद यही है कि आप इसको दोबारा से देखें, बार बार देखें, आपके दिमाग में चीज़ें नक्श हो जानी चाहिए। तो इससे फ़ायदा आपने खुद से उठाना है, अब आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। नहीं, मैं उस पर काम ही नहीं कर रहा ना। नहीं नहीं, मेरा तो मोनेटाइज मैंने नहीं देखा, मैं देखता हूँ। बाकी वो ये है ना कि मोनेटाइज करना हो तो मैं अपनी वीडियोस को अगर वो कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो चलती जाएंगी। एसईओ मुझे आती है, एसईओ मैं अपने चैनल की खुद से कर सकता हूँ। देखूंगा, मैंने नहीं चलाया, मेरे पे कोई ऐड यानी वो मोनेटाइज नहीं है अकाउंट। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मोनेटाइज हो तभी चलेंगे। अगर वो चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, वो उसको चेक करते हैं कि क्यों आ रहे हैं उसके ऊपर एड्स। अच्छा जी, CMS सिस्टम क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको कोडिंग के बगैर वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, इजी एडिटिंग कर सकते हैं आप। इसमें आप थीम्स को यूज़ करते हैं। थीम क्या होता है? जैसे आप कहते हैं जी कि मैं घर बना रहा हूँ और घर का मैंने डिज़ाइन जो है, आप जाते हैं उसके पास, बिल्डर के पास, वो कहता है जी नक्शा ये देखें, मेरे पास 100 किस्म के नक्शे हैं, 100 डिज़ाइन है, आपको कौन सा बनवाना है? आप कहते हैं यार ये वाला जो है ना डिज़ाइन 10 नंबर वाला ये मुझे पसंद आ गया, ये बना दें। तो वो जो डिज़ाइन है उसको थीम कहते हैं। तो इस तरह ही वेबसाइट का भी थीम होता है। जो डिज़ाइन आप पसंद करेंगे, जब आप नक्शा बनाते हैं उसके बाद मर्ज़ी आपकी होती है, आप दीवारें पीली करवा लें, नीली करवा लें, स्टाइलें लगवाएं, जो मर्ज़ी करवाएं। इस तरह ही थीम के ऊपर है, आपने डिज़ाइन पसंद कर लिया, अब उसमें हर चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। डिज़ाइनिंग, कलर स्कीम, हर चीज़ वो आपकी मर्ज़ी से होगी। ठीक है, सिर्फ आपने डिज़ाइन उसका चूज़ किया कि ये लुक इसकी इस तरह से नज़र आए, लेकिन बाकी जो कलरिंग है उसमें प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ पे क्या डालना है, इमेज डालनी है, वीडियो डालनी है, उसकी टाइपोग्राफी किस तरह की होगी, वीडियो जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी किस तरह से होंगी, वो आपने अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट करनी होती हैं। फिर आ जाते हैं प्लगइन्स। ठीक है, जैसे आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप कहते हैं यार कि मैंने मैसेज करना होता है तो मैसेज के लिए मुझे एप्लीकेशन चाहिए। वो आपकी या मैसेज ऐप होगी या व्हाट्सअप होगा, व्हाट्सअप के थ्रू आप कॉल करते हैं, तो व्हाट्सअप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मोबाइल तो कंप्लीट आता है ना, उसमें एप्लीकेशंस आपको डिफरेंट इंस्टॉल करनी पड़ती हैं डिफरेंट कामों के लिए। सेम इसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी आपको डिफरेंट प्लगइन्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे उसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, वहाँ पे उसको प्लगइन कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्लगइन्स लगेंगे उनके यानी मुख्तलिफ काम होंगे, वो मुख्तलिफ चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए आप लगाते हैं। वो जब हम उस स्टेप्स पे जाएंगे आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। जब आपको एक वो स्ट्रक्चर की समझ आ जाती है ना, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं कि ये चीज़ क्या है, इसको किस तरह से हमने क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो CMS सिस्टम होता है ये SEO फ्रेंडली होता है। इसको अगर आप यूज़ करें तो फिर आपको SEO की उस तरह से जो खपना पड़ता है वो चीज़ नहीं होती, इसकी डेवलपमेंट आसान है। और अब आ जाते हैं हमारे पॉपुलर CMS सिस्टम्स कौन से हैं? वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जुमला, फिर उसके बाद वेक्स ज़्यादा चलता है। ये आपके 3-4 जो हैं ये ज़्यादा चल रहे हैं। बाकी उसमें ड्रूपल और इसके बाद स्क्वायर स्पेस है और वेब फ्लो है, ये भी चलते हैं। लेकिन आप अगर स्टैटिक वेबसाइट्स पे जा रहे हैं तो फिर आप वर्डप्रेस पे चले जाएंगे। अगर आप बना रहे हैं अपना ई-कॉमर्स तो उसके लिए आप शॉपिफाई पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस पे रहते हुए करना चाह रहे हैं ई-कॉमर्स तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस ये है कि वो थोड़ी स्पीड कम होगी और ऑर्डर कम होंगे,
खर्चा ज़्यादा होगा, बस इतना से फ़र्क आएगा, बाकी चीज़ें सेम है सारी। तो उसके बाद वर्डप्रेस जो है वो फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स है, एसईओ फ्रेंडली है, इजी है। ये कहने की हद तक बातें हैं, लेकिन जब हम करेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कितना इजी है। तो इसमें प्लगइन्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको मिल जाते हैं, थीम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो आप यूज़ करते हुए इसको बना सकते हैं। लेकिन बात आती है कि जब हम मुआवजा करते हैं वर्डप्रेस का और शॉपिफाई का, तो वर्डप्रेस को थोड़ा सा यानी कह लें कि वो मुश्किल चीज़ें हैं बनिस्बतन शॉपिफाई के, और शॉपिफाई जो है वो इंतहाई आसान है। अभी हम दोनों हमने सीखने हैं यहाँ पे, आप वर्डप्रेस भी सीखेंगे और शॉपिफाई भी सीखेंगे, तो बारी बारी हम उस पर लेके चलेंगे। तो ये हमारी आज तक की क्लास है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आगे चलना है तो अभी चलते हैं, या अभी अब लैब में जाना है तो फिर